तो आज अपन देखने जा रहे हैं कुछ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। देखो जो पहला सवाल है वो है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब जितना पावर अपन देंगे उतना पावर अपने को मिलेगा ना, एफिशिएंसी 100% होगी। इसमें सवाल ये है कि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स दिया हुआ है 50, सेकेंडरी टर्न्स दिया हुआ है कितना 25, ठीक है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें करंट दिया हुआ अपने को 4 एम्पियर। आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट होगा जब अपन सप्लाई कहाँ देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई जो है कितना है 200 वोल्ट ना बच्चों। चलो तो अपन जानते हैं कि अपन आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में पढ़ चुके हैं कि रिलेशन ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ये तभी वैलिड है जब ट्रांसफार्मर जो है बच्चों वो आइडियल हो। क्या हो? जब ट्रांसफार्मर आइडियल है तभी अपन ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अदरवाइज अपने को रियल ट्रांसफार्मर दे दिया तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है क्योंकि वहाँ लॉस होगा। देखो गिवन क्या है कि जो प्राइमरी टर्म्स है जिसको अपन NP दिखाए थे वो 50 गिवन है, सेकेंडरी टर्म्स 25 गिवन है, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट गिवन है IS, और अपने को जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें AC वोल्टेज गिवन है, ठीक है। तो देखो अपन ये इक्वेशन यूज करें 1 बाई 1 तो IP बाई IS इज इक्वल टू NS बाई NP लिख सकता हूँ। तो यहाँ से प्राइमरी करंट मेरे को निकालना हो तो IP को अपन लिख सकते हैं NS बाई NP इंटू IS, ठीक है। देखो यहाँ IP को अगर मैं डाटा पुट करूँ तो IP की जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 2 एम्पियर। सिमिलरली अपन सेकेंडरी वोल्टेज निकाल सकते हैं। सेकेंडरी वोल्टेज के लिए अपन इधर वाला पोर्शन यूज कर सकते हैं ES अपन EP इज इक्वल टू NS अपन NP। तो ES की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है जो कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 100 वोल्ट। चलो जो अगला सवाल है वो है एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है, जो कि वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है बच्चों, वोल्टेज की वैल्यू को राइज करता है ना। चलो एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, याद रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 4.4 किलो वोल्ट में, ठीक है। याद रखना बच्चों एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है 220 वोल्ट से 4.4 किलो वोल्ट में ना, और ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है कितना, ये ट्रांसमिट कर रहा है पावर, आपको मैं बता दूं ये जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है वो कर रहा है 6.6 किलोवाट, ठीक है। एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया और ट्रांसमिट कर रहा है पावर 6.6 किलो वाट। तो आपको बताना है कि अगर इफ नंबर ऑफ प्राइमरी बाइंडिंग्स, नंबर ऑफ टर्न्स ना इन प्राइमरी वाइंडिंग अगर 1000 हो देन आपको जो निकालना है वो यहाँ पूछा गया है। तब आपको बताना है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स कितना आएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग कितना आएगा। देन आपको जो पहला सवाल पूछा गया है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना टर्न्स आ रहा होगा। और जो दूसरा पोर्शन पूछा गया है वो है करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग कितना आएगा, करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग कितना मिल रहा होगा। देखो ये आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो आइडियल के केस में अपने को एक इक्वेशन पता है कि अपन क्या यूज कर सकते हैं। अगर आइडियल है तो अपने को एक रिलेशन पता है बच्चों, वो क्या है, वो है ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। जो अपने को डाटा गिवन है वो ES गिवन है बच्चों, जो आउटपुट वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज वो गिवन है। ES की वैल्यू है 4.4
किलो वोल्ट। क्या है? यस की वैल्यू है 4.4 किलो वोल्ट। चलो ईपी की वैल्यू गिवन है अपने को, कितना से कितना कर रहा है? 220 वोल्ट। इसको अपन लिख सकते हैं 4400 वोल्ट। ठीक है। और नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स दिया हुआ है एनपी, जो कि 1000 टर्न्स है। चलो तो यहाँ अगर मैं पुट करूँ वैल्यू तो एनएस निकाल सकता हूँ क्या? तो देखो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स एनएस इक्वल टू ईएस अपॉन ईपी इंटू एनपी। तो देखो जो वैल्यू अपने को गिवन है उसकी वैल्यू डालो 4.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ईपी की वैल्यू कितना है बच्चों? 220 वोल्ट इंटू एनपी की वैल्यू कितना है? 1000। इसको जैसे ही पुट करोगे तो जो एनएस की वैल्यू आपको मिल रही होगी वो मिल रहा होगा 20,000 टन। इतने टन आपको मिल रहा होगा। चलो चूंकि ये आइडियल है तो अपन एक करंट वाला भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। चलो तो आईपी इनपुट पावर ना, ये बी नंबर लिख लो, आईपी ईपी आईपी इज इक्वल टू पी आउट। देखो आउटपुट पावर कितना है? जो ट्रांसमिटेड पावर है, ट्रांसमिटेड पावर कितना लिखा था बच्चों? 6.6 किलोवाट ना। तो यहाँ लिख लो 6.6 इंटू 10⁻³ वाट ना, इज इक्वल टू, यहाँ देखो ईपी की वैल्यू गिवन थी अपने को, कितना था? 220 इंटू आईपी। तो यहाँ से आईपी कैलकुलेट करोगे तो देखो 6.6 इंटू 10⁻³ लिख लो डिवाइडेड बाई 220। ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे 20 से 2 गया, ठीक है, 22 यहाँ 66। ये आ रहा है 30 एम्पियर। जो आईपी आ रहा है वो आ रहा है 30 एम्पियर ना। चलो अब आईपी अगर 30 एम्पियर आ गया तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ये बात अपने को पता है, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर आईपी अपॉन आईएस इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। ये बात अपने को पता है। एनएस निकाल के रखे हैं, एनएस कितना है? 20,000 डिवाइडेड बाई एनपी निकाल के रखे हैं, एनपी गिवन था ना, ये था। चलो और आईपी निकाल के रखे तो आईएस तो निकाल ही सकते हैं। चलो तो आईपी अपॉन आईएस इज इक्वल टू, ये देखो ये गया, ये 20 आ रहा होगा। तो यहाँ से आईएस की वैल्यू निकाल सकते हैं, आईएस इज इक्वल टू 30/20, ये कट गया तो आईएस की वैल्यू आ गया 3/2 एम्पियर इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये वैल्यू मिल रहा होगा सेकेंडरी करंट का, जो कि सेकेंड सवाल आपको पूछा गया था। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है कि इस बार रेशियो गिवन है। ठीक है बच्चों, देखो ऐसा सवाल है, जो अगला सवाल है वो ऐसा है कि एनएस अपॉन एनपी की वैल्यू अपने को 4 गिवन है। क्या है? इतना गिवन है ना। ठीक है। और दिया है कि अगर प्राइमरी में अपन 200 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ईपी की वैल्यू अपने को गिवन है 200 वोल्ट, 200 एसी वोल्ट को अपन वो है, और प्राइमरी में करंट गिवन अपने को वो है आईपी, आईपी की वैल्यू है 1 एम्पियर ना। तो आपको बताना है फाइंड द करंट इन secondary when transformer is 80% efficient। ठीक है, याद रखना इस बार 80% इफिशियंटली ये काम कर रहा है, मतलब 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है ये आइडियल केस नहीं है। तो ये क्या आइडियल है? ये आइडियल केस नहीं है। तो आइडियल केस नहीं है तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो देखते हैं।
अपने को क्या क्या दिया है, ईपी और आईपी। तो पावर सप्लाई कितना दिया है, पावर सप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में कितना पावर सप्लाई होगा, पी इन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ईपी इंटू आईपी, जिसकी वैल्यू होगी 200 इंटू 1 इज इक्वल टू 200 वाट। इसमें दिया क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है 80% इफिशियंट है, तो कितना लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट है 20%, क्योंकि इफिशियंटली वर्क कर रहा है, इतना इफिशियंट है, ठीक है। तो लॉस इतना दिया हुआ है। तो अगर मैं लॉस निकाल लूँ तो लॉस की वैल्यू कितना है, टोटल इनपुट पावर इंटू 20/100। तो जो लॉस आ रहा है वो 40 वाट का आ रहा है ना। तो चलो, तो जब लॉस 40 वाट का आ रहा है बच्चों, तो बताओ पावर आउट कितना आ रहा होगा। तो आउटपुट पावर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा जितना इनपुट है माइनस लॉस। तो देखो इनपुट इतना -40 इज इक्वल टू 160 वाट, इतना लॉस आ रहा है। चलो एक और बात, अपन यहाँ एक और इक्वेशन NS अपॉन NP इज इक्वल टू, ठीक है, ES अपॉन EP लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। EP अपने को गिवन है तो ES की वैल्यू निकाल ले क्या, ES इज इक्वल टू NS, ठीक है, NS अपॉन NP गिवन है अपने को, NS अपॉन NP 4 है, ठीक है, 4 इंटू EP की वैल्यू कितनी है 200। तो देखो यहाँ से 800 वोल्ट आ रहा है ना, ये सेकेंडरी वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है। और अपने को देखो P आउटपुट मिल रहा है, तो P आउटपुट को अपन कैसे लिखेंगे, P आउटपुट इज इक्वल टू ES इंटू IS इज इक्वल टू कितना है 160। चलो यहाँ से ES की वैल्यू अपने को पता है, IS इंटू IS इज इक्वल टू 160 आ रहा होगा। तो यहाँ से IS की जो वैल्यू आ रही होगी वो देखो कितना आ रहा होगा, ये कटा, ये आ रहा होगा 1/5 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर का ये सेकेंडरी करंट आ रहा होगा, ये जो आपसे पूछा गया है ना। चलो देखो एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक और छोटा सा सवाल लिख लेते हैं। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है बच्चों, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह गिवन है, ठीक है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसमें NP अपने को गिवन है, वो है इतना टर्न्स, ठीक है, और अपने को NS भी गिवन है 25000 टर्न्स, इतना गिवन है अपने को टर्न्स, ठीक है। AC EMF अप्लाई करते हैं, AC EMF, ठीक है, अक्रॉस प्राइमरी गिवन है, अक्रॉस प्राइमरी कॉइल ये गिवन है अपने को। उसकी जो वैल्यू है वो गिवन है 50 sin πt के बराबर। आपको बताना है फाइंड पीक वैल्यू एट सेकेंडरी कॉइल, पीक वैल्यू ऑफ EMF लिख लेना ना, पीक वैल्यू ऑफ EMF एट सेकेंडरी कॉइल। तो ये आसान सवाल है। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो अपने को ये बात पता है, वी कैन राइट लाइक दैट, ऐसे अपन लिख सकते हैं। चलो सब कुछ गिवन है तो ES इज इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू EP लिख सकता हूँ। इसको अपन फर्दर अगर लिखें तो अपन NS अपॉन NP को लिख सकते हैं 25000 डिवाइडेड बाई इंटू EP को लिख सकते हैं देखो 50 sin πt। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो कितना मिल रहा हुआ, इससे ये गया
तो 125 साइन पाई इंटू टी। तो देखो यही तो है पिक वैल्यू। तो अगर देखें अपन तो ES की जो पिक वैल्यू आ रहा है वो 25 वोल्ट आ रहा है ना, यही तो होता है पिक वैल्यू ना। चलो अब एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो कंसेप्ट है डीसी मोटर की। क्या है वो कंसेप्ट? है डीसी मोटर की। उसको अपन देख लेते हैं कि डीसी मोटर होता क्या है। डीसी मोटर, देखो हमने एसी जनरेटर पढ़ा था, उसका जस्ट ही अपोजिट काम करता है। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू मैकेनिकल एनर्जी। और हमने एसी जनरेटर पढ़ा था कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डीसी मोटर पहला क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। चलो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है इसको अपन डील करने की कोशिश करते हैं। देखो अपने को ये बात पता है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर टॉर्क लगता है और वो रोटेट होने लगता है। ठीक है, तो देखो इसका प्रिंसिपल है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन uniform magnetic field, it experiences torque। ये वो प्रिंसिपल है। ठीक है, कि अगर अपन करंट कैरिंग कॉइल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क लगेगा तो क्या होगा? रोटेट करने की टेंडेंसी आएगी ना उसके अंदर। तो ये है डीसी मोटर का प्रिंसिपल। अब देखो इसमें एक कम्यूटेटर लगा रहता है, याद रखना। यहाँ कम्यूटेटर का क्या काम होता है उसको मैं बता रहा हूँ। इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ऑफ डीसी मोटर। जो डीसी मोटर का कॉइल होता है उसमें करंट के डायरेक्शन को लगातार ये कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है, ताकि जो कॉइल है वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते रहे। ठीक है, चलो इसका कंस्ट्रक्शन अपन देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन होता कैसे है। देखो मान लो कि मैं यहाँ एक मैग्नेट बनाता हूँ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इसके अंदर एक कॉइल रखता हूँ जिसका रेजिस्टेंस है R। ये इसमें रोटेट कैसे करेगा उसको अपन देख लेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से जोड़ दे रहा है। ठीक है, इसकी पोलरिटी ऐसे रखो, इसको अपन एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे रहे हैं जो कि इसमें करंट फ्लो करा रहा होगा I। इसमें I करंट फ्लो हो रहा है ना। एक कॉइल का रेजिस्टेंस मैंने R लिया है। ठीक है, देखो ये मान लो ऐसा एक अरेंजमेंट है। चलो इसको डील करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक डीसी करंट है। ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया हूँ, मैं इतना ही स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉइल कैसे रोटेट कर रहा होगा और क्यों रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, ये ओमेगा से मान लो रोटेट कर रहा है। देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा B, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसमें करंट है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है I, ऐसे फ्लो हो रहा है I। ठीक है, तो देखो होगा क्या
कि ये वाले पोर्शन पे और ये वाले ये जो दोनों कंडक्टर हैं इस पे फोर्स लगेगा। तो देखो फोर्स क्या होता है, एल क्रॉस बी ना, तो आइडियल क्रॉस बी, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा। अब ये फोर्स लगेगा तो ये इस पे जो फोर्स होगा, इस पे जो फोर्स होगा वो इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि ये कॉइल है और इसमें करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो होगा कपल होगा और इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, पहली बात कि रोटेशन क्यों हो रहा है ये बात आपको समझ में आ रहा हुआ है ना। इसमें देखो, इसमें मैंने लिखाया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रिक फिनोमिना है, मतलब यहाँ करंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे करंट है। अब ये करंट कैरिंग कॉइल को मैंने मैग्नेटिक में रखा तो ये रोटेट करेगा। अब जैसे ही रोटेट करेगा तो यहाँ पे बनेगा पीरियोडिक ईएमआई, क्योंकि ये जो कॉइल है इसके पास एरिया है। याद करो, मैंने आपको लिखाया था कि अगर ये कॉइल इसमें रोटेट हो जाए किसी भी तरीके से, मैं यहाँ कैसे रोटेट कर रहा हूँ आपको बता दिया। मैं इसे जैसे रोटेट कराऊंगा तो थीटा चेंज होगा। मान लो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे अगर मैं इस कॉइल को देखूँ तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा। तो होगा क्या कि इसके रोटेशन के चलते एक ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ को अपन बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कॉइल, इसको अपन बोलेंगे बैक ईएमएफ। क्या बोलेंगे? बैक ईएमएफ। अपन जो है पीरियोडिक ईएमआई में पढ़ चुके हैं। तो ये जो बैक ईएमएफ आएगा, ये मान लो कि इसका अपोज करेगा, इसमें करंट आई इंड्यूस ऐसे फ्लो हो रहा है, तो बैक ईएमएफ जो बनेगा वो ऐसे बन रहा होगा। बैक ईएमएफ को मैं ई से दिखा रहा हूँ। किससे दिखा रहा हूँ? ई से दिखा रहा हूँ। चलो अब अपन देखें तो ये एक सर्किट बनी, इसमें नेट जो वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज होगा V माइनस ई रहा होगा। V माइनस ई, देखो ये इधर करंट फ्लो रहा है, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो इंड्यूस बैटरी बनी हुई है, जो इंड्यूस करंट फ्लो रहा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज होगा वो V माइनस ई बनेगा। ठीक है, तो मैं करंट आपसे निकलवा सकता हूँ, तो V माइनस ई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आएगा। चलो इसकी बात अपन आगे देखेंगे। तो देखो ये हो जाएगा ये। तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा बच्चों, मान लो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो मैं फ्लक्स लिख रहा हूँ, जो फ्लक्स चेंज होगा वो कितना होगा? फाई इज इक्वल टू, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन है, तो एन बी ए, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। अब अपने को पता है कि इसमें मैं इंड्यूस ईएमएफ का कैलकुलेशन करा सकता हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसी को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ। तो जो बैक ईएमएफ आएगा बच्चों, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम बाई डी टी। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो माइनस साइन को इग्नोर करूँगा, तो देखो एन बी ए ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ देखें पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या बैक ईएमएफ, तो देखो आप देखोगे तो पीक वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ कितना आ रहा है? जो पीक वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ, इसको मैं ई नॉट से दिखा रहा हूँ। देखो ये आ रहा हुआ एन बी ए ओमेगा, ये आ रहा हुआ पीक वैल्यू कितना आ रहा हुआ? एन बी ए ओमेगा। चलो इसमें एक केस लेते हैं कि अपन इस कॉइल को t इज इक्वल टू 0 समय पे देखें तो ओमेगा की वैल्यू 0 रही होगी। जैसे ही ओमेगा 0 आएगा तो बैक ईएमएफ की वैल्यू 0 आएगा। जैसे ही बैक ईएमएफ 0 आएगा तो अपन देखें तो बैक ईएमएफ जैसे ही 0 आएगा बच्चों, तो जो करंट बनेगा वो सिर्फ V बाई आर की वजह से बनेगा। ये बात आपको पता है। तो जो सर्किट करंट बनेगा वो V बाई आर की वजह से बनेगा, जो कि कितना होगा? ये मैक्सिमम होगा ना। ये क्या होगा? ये जो है ये मैक्सिमम आ रहा होगा, इसको अपन देख रहे हैं ना। चलो अब एक और अपन टाइम लेते हैं कि मान लो वो समय
मैं ले रहा हूँ, जब टी जो है बढ़ रहा होगा तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ रहा होगा। तो ओमेगा बढ़ेगा बच्चों तो करंट की वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अपन इसको बाद में देखेंगे कैसे। चलो सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में मान लो वैसा टाइम जहाँ पे ओमेगा जो है ओमेगा मैक्स पे चला जाए। तो ओमेगा मैक्स पे चला जाएगा तो ई मैक्स हो जाएगा। ई मैक्स जो हो जाएगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एन बी ए ओमेगा मैक्स। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें मैं करेंट देखूं बच्चों, अगर इसमें करंट का कैलकुलेशन कराऊं आपसे, जो दूसरा नंबर केस ले रहा हूं, जैसे मान लो कि इसमें नेट करंट इन कॉइल, देखो V वोल्ट की बैटरी थी तो मैं इसको आई नेट लिख रहा हूँ। आई नेट इज इक्वल टू वी माइनस ई डिवाइड बाई आर। ये आ रहा हुआ। चलो अगर t इज इक्वल टू 0 देखो तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 तो e इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब ये जो आई नेट होगा इस बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो मिलेगा v बाई आर के बराबर। चलो दूसरा केस लेता हूँ कि t इज इक्वल टू, टी बढ़ रहा होगा, मान लो ओमेगा भी बढ़ रहा होगा और आई जो है घट रहा होगा। कैसे? क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा होगा तो ये ई भी बढ़ रहा होगा। जब ई बढ़ रहा होगा, देखो ई यहाँ बढ़ रहा है तो आई नेट क्या होगा, आई नेट जो है वो घट रहा होगा। अगर सी नंबर केस देखें, मान लो टी इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पे जो ओमेगा है वो ओमेगा मैक्स जा रहा है तो ई नॉट मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ई नॉट जो है मैक्सिमम पे चला जाएगा। जैसे ई नॉट मैक्सिमम पे जाएगा, मतलब ई मान लो मैक्सिमम पे गया, वैसे ही ई मैक्सिमम पे जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एन बी ए ओमेगा मैक्स। तो एन बी ए ओमेगा मैक्स, तो ये मैक्सिमम चला गया तो आई नेट जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा ना इस केस में। तो देखो आई नेट जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वी माइनस ई मैक्स डिवाइडेड बाई आर। इसको अपन फर्दर लिख सकते हैं वी माइनस एन बी ए ओमेगा मैक्स डिवाइडेड बाई आर। ये आ रहा होगा इसमें मिनिमम करंट ना। ठीक है बच्चों, इसमें आ रहा होगा ये मिल रहा होगा अपने को मिनिमम। चलो अब जो दूसरी चीज है, तीसरी चीज है उस ये है इफिशियंसी ऑफ डीसी मोटर। क्या है? इफिशियंसी ऑफ डीसी मोटर। देखो जो इफिशियंसी होता है वो अपने को पता है कि पी आउट बाई पी इन होता है। अगर इफिशियंसी परसेंट देखें तो अपन लिखेंगे बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाई अप्लाइड वोल्टेज इनटू 100%। ये आएगा इस केस में क्या बच्चों, ये आएगा इफिशियंसी परसेंट, क्या, बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाई ये। इसको अपन लिख सकते हैं एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई वी इंटू 100% इज इक्वल टू इफिशियंसी परसेंट इन डीसी मोटर। देखो जो इफिशियंसी होती है डीसी मोटर की बच्चों वो मैक्सिमम होती है, efficiency of DC motor is maximum at E is equal to जब बैक ईएमएफ जो है सप्लाई का आधा हो जाए। तो इस केस में इफिशियंसी परसेंट जो आएगा वहाँ वैल्यू डालो तो V/2 डिवाइडेड बाई V/V, ठीक है, इंटू 100%। ये जो मैक्सिमम इफिशियंसी आता है वो 50% ही आता है। डीसी मोटर जो है 50% ही इफिशियंट होता है। क्या होता है बच्चों, 50% इफिशियंट होता है। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट डीसी मोटर का ना। और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं बच्चों। जो मेन प्रॉब्लम थे मैं उसको चूज किया था, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और डीसी मोटर जो होता है वो मैं बता दिया कि क्या करता है,
एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि ये रोटेट होने लग रहा है ना। और अपने को पता है कि कोई भी कॉइल अगर रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों, तो क्या होता है, अगर कोई भी कॉइल रोटेट हो रहा है तो पीरियोडिक ईएमआई आती है, तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आता है, तो यहाँ पे अपन बैक ईएमएफ बोल रहे हैं, तो नेट वोल्टेज होगा वो घट गया है, ठीक है। और हमने नेट करंट भी निकाला, अगर केसेस देखा टाइम के अनुसार ओमेगा चेंज हो रहा है, तो ओमेगा चेंज होने के साथ साथ जो फ्लोइंग करंट है इन द कॉइल वो चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमने इफिशियंसी ऑफ डीसी मोटर की बात की, जो कि अपने को पता है कि इफिशियंसी पी आउट बाई पी इन होता है, तो इफिशियंसी परसेंटेज जो इस केस में आता है वो बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाई सप्लाई वोल्टेज आता है ना, इंटू 100%। तो ये अगर तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अपन जानते हैं कि अपन इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन बस अपन जान लें कि जो इफिशियंसी ऑफ डीसी मोटर होता है वो बैक ईएमएफ की वैल्यू अगर सप्लाइड के आधा आ रहा है ना बच्चों, तब वो वहाँ पे इफिशियंसी ऑफ डीसी मोटर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अपन यहाँ निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम इफिशियंसी आएगी, ठीक है, यहाँ लिख लो, यहाँ पे जो मैक्सिमम इफिशियंसी आएगी डीसी मोटर की वो 50% ही आएगी, ठीक है।